हेलो एवरीवन, लर्नाकुलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास की एजेंडा की बात करें तो हम लोग आज क्लास 9 के मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एवं कॉन्सेप्ट तथा फॉर्मूले के माध्यम से। जो हमने पिछले क्लास में इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को देखे, यदि आपने अध्याय 2 बहुपद के कॉन्सेप्ट एवं फॉर्मूले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट एवं फॉर्मूले के वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप पहले उन वीडियोज़ को देखें और जिन्होंने देख लिया है उनके लिए ये क्लास कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें कह रहा है जो भी हमारा एक्सप्रेशंस है, व्यंजकों को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशंस। मीन्स ये एक्सप्रेशंस हमारा है, जितने भी हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन कौन से एक चर के बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ हम लोग को उसका उत्तर देना है। यदि है तो क्यों है और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। इज दैट ओके? तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि व्यंजक किसको कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग व्यंजक कहते हैं, जो हमारा ये है। और एक चर के बहुपद क्या होते हैं वो हम लोग कॉन्सेप्ट में हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो अब उसके आधार पे, उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को सब सॉल्व करते हैं। इज दैट क्लियर? सो उत्तर हमारा सबसे पहला है कि 4x² - 3x + 7, इसमें हमारा क्या है? एक चर में बहुपद है। क्योंकि हमारा एक चर किसको बोलते हैं या दो चर किसको बोलते हैं एक बहुपद में? यदि दो वेरिएबल्स रहा, फॉर एग्जांपल x और y रहता, तो हमारा क्या होता? यहाँ पे दो चर में एक बहुपद कहलाता। लेकिन एक तो ये बहुपद है ही, मीन्स ये हमारा एक पोलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें क्या है? एक ही चर है। मीन्स हमारा x ही एक चर है। एक यहाँ भी x है, हमारा यहाँ भी x है ना? तो यहाँ हमारा क्या है? एक चर में एक बहुपद हमारा ये है। इज दैट ओके? सो हम लोग लैंग्वेज में एग्जाम में दिए हमारा क्वेश्चन आता है, तो लैंग्वेज में हम लोग किस प्रकार लिखेंगे? तो कुछ इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। हाँ, एक चर x में एक बहुपद है। यहाँ के लिखें, क्या लिखना है हम लोग को? लिखना है हाँ, एक चर x में एक बहुपद है ना? हमारा एक ही चर में एक बहुपद है, लेकिन किसमें? x में एक बहुपद है। यदि यहाँ y होता तो क्या लिखते हम लोग? y में एक बहुपद है। इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं हाँ, एक चर x में एक बहुपद है। अब कारण हम लोग को देना है क्या है? तो हम लोग को देना है यहाँ पे, चूंकि कारण यही है कि 4x² - 3x + 7 हमारा यही है, यानी कि ये बहुपद में प्रत्येक पद में चर x है ना? पद हम लोग किसको कहते हैं? बहुपद में प्लस माइनस से जितने भी सेपरेशंस के बाद पद आते हैं उसी को हम लोग बहुपद का पद कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4x² ये हमारा एक पद हुआ, -3x ये हमारा एक पद हुआ, फिर +7 ये हमारा एक पद हुआ। तो ये बहुपद में कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो वही यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक पद में चर x है। तो हमारा यहाँ भी पद में चर x है, ये भी पद में हमारा चर x है और ये भी पद में हमारा चर x है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 7x⁴ है। तो हमारा x⁴ का वैल्यू क्या है? 1 है। इसलिए 1 × 7 = बस 7 ही हमारा यहाँ पर है। इज दैट ओके? तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि एक चर में कैसे बहुपद होता है। तो ये हमारा बहुपद है लेकिन एक ही चर में है और सभी चरों की घात पूर्ण संख्या है। हम लोग को पता है कि कोई भी बहुपद का घात मीन्स चर का घात यदि माइनस में मीन्स नेगेटिव में रहा या हम लोग का बट्टा में रहा, है ना? माइनस में रहा या तो बट्टा में रहा, फॉर एग्जांपल x⁻² रहा या x⁻1/2 रहा, तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। ओके? हमेशा पूर्ण संख्या ही होना चाहिए उसका क्या बोलते हैं? घात में, है ना? तो हमेशा पूर्ण संख्या, इसलिए वो भी फॉलो कर रहा है कि और सभी चरों की घात पूर्ण संख्या है। इज दैट ओके? तो ये हम लोग का फुल कारण लिखना है और जितने भी मार्क्स आपके आएंगे 100% आपको मार्क्स इसमें मिल जाएगा, है ना? इज दैट ओके? अब नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि y² + √2 ये हमारा क्या एक बहुपद है? तो बिल्कुल ये हमारा एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि हमारा जो चर है उसका घातांक जो हमारा है, एक्सपोनेंट है, वो एक होल नंबर है, मीन्स पूर्ण संख्या है, और ये एक ही चर में है, मीन्स y में ही है। इसलिए हमारा क्या होगा? सेम आंसर हमारा होगा हाँ। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हाँ, एक चर y में एक बहुपद है। एक चर में है, ये एक ही चर में है, y में एक बहुपद है। एक चर हमारा कौन सा है? y है ना? एक चर हमारा y है, उसी में एक बहुपद है। ठीक है? अब कारण क्या है? कारण सेम है जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन को हम लोग देखें कि y² + 2 बहुपद में प्रत्येक पद में चर y है। हमारा ये भी पद में y है और ये भी पद में हमारा y है ना? और सभी चरों की घात
पूर्ण संख्या है, और हम लोग को पता है कि यहाँ पे घात हमारा पूर्ण संख्या है, और इसका भी जीरो भी हमारा जो इसका y⁴ है इक्वल टू 1, तो ये भी हमारा घात क्या है, पूर्ण संख्या के अंदर आता है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक होती है पॉजिटिव वे में। इज दैट ओके? अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3√t + t√2, नहीं, यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आखिर ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग को अभी जस्ट डिस्कस किए हैं कि कोई भी चर का पावर आधी बट्टे में है या हाफ में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये बहुपद है ही नहीं। तो ये बहुपद ही नहीं है, तो एक चर और दो चर इसमें करना ही क्या है ना? मीन्स ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये हमारा एक्सप्रेशंस। अब क्यों नहीं है? हम लोग को पता है कि √t को हम लोग t√1/2 लिख सकते हैं, जो कि ये बहुपद नहीं है, होल नंबर इसका घातांक नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं, यह एक बहुपद नहीं है। कारण हम लोग को दे देना है कि 3√t + t√2 व्यंजक, यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, व्यंजक में प्रत्येक पद में चर t है, जरूर है, पद में हमारा t है, और सभी चरों की घात पूर्ण संख्या नहीं है। हमारा इसमें तो हमारा पूर्ण संख्या है घात, लेकिन इसमें इस पद में क्या है, हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, तो पूर्ण संख्या नहीं यदि है तो हमारा क्या होगा, वो एक्सप्रेशंस बहुपद ही नहीं कहलाएगा, है ना? जब बहुपद ही नहीं कहलाएगा तो उसमें एक चर, दो चर या कुछ भी कहना अनुचित है। इट्स ओके। सो यहाँ पे कारण भी पता चल गया और ये नहीं भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। नहीं, यह एक बहुपद नहीं है, ये भी हमारा एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग को पता है ये बट्टा में है, 1/, ये है हमारा y है, 1/y में है, और यदि इसको ऊपर ले जाते हैं हम लोग तो y का हमारा पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा, मीन्स इसका घात क्या होगा, -1 में आ जाएगा। और जब -1 में आ जाएगा तो हमारा ये बहुपद नहीं कहलाएगा, और जब यही एक्सप्रेशन से बहुपद नहीं है तो आगे हम लोग को कहना क्या है। अब ये कैसे हुआ वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, y + 2/y है, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 × 1/y, ये तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इंटू होने के बाद तो यही आएगा। अब ये लिख सकते हैं, और इसको दिया वो ऊपर करते हैं y को, तो हम लोग 2 × y⁴ आएगा, है ना? -1 आया, -1 यदि आया तो ये हमारा क्या है, होल नंबर नहीं है, और ये होल नंबर नहीं है तो हमारा ये बहुपद नहीं है, और बहुपद ही नहीं है तो इसमें एक चर और या फिर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसीलिए हम लोग को कारण के साथ हम लोग को देना है। कारण है कि y + 2/y व्यंजक, यानी कि इस एक्सप्रेशंस में, यानी कि इस व्यंजक में प्रत्येक पद में चर y है। ठीक है, y तो हमारा दोनों पद में है, इस पद में भी है और इस पद में भी है, और सभी चरों की घात पूर्ण संख्या नहीं है। हम लोग को पता है कि सभी चर, यानी कि इसमें जो हमारा है 2/y, तो y का घात इसमें क्या नेगेटिव है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए हमारा 4 भी हमारा बहुपद नहीं है। और यदि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है तो कुछ लैंग्वेज हम लोग इस प्रकार ही लिखेंगे। इज दैट ओके? इसमें एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं हम लोग, और साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसका लैंग्वेज की ओर से सॉल्यूशंस भी देख रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है x का पावर 10, y का पावर 3 + t का पावर 50। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा बहुपद तो है। इज दैट क्लियर? ये बहुपद है, लेकिन कितने चर में? 3 चर में, एक चर में नहीं है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चर में बहुपद ज्ञात करना है हम लोग को। कौन कौन सा एक चर में बहुपद है? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नहीं, 3 चरों में x, y और t में एक बहुपद है। अब ये बहुपद क्यों है? क्योंकि इसका भी पावर पूर्ण संख्या है, y का पावर भी पूर्ण संख्या है और t का पावर भी पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या है लेकिन हमारा वेरिएबल्स बस डिफरेंट है, तो ये हमारा बहुपद तो कहलाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो ये फॉलो कर रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारा एक चर में नहीं है, ये 3 चर में है। कौन कौन सा चर? x, y और t, ये 3 अलग अलग चर में हमारा एक बहुपद है, एक चर में नहीं है। एक चर में कौन कौन हमारा था? ये है और ये है बस। लेकिन ये हमारा क्या है? 3 चरों में एक बहुपद है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक चर में ये बहुपद तो नहीं है भाई। इसलिए नहीं मैंने लिखा कि एक चर में बहुपद तो ये नहीं है, लेकिन 3 चरों में x, y और t में एक बहुपद है। लेकिन ये किसमें है? x, y और t में एक बहुपद है। अब कारण क्या है इसका? कारण x का पावर 10 + y का पावर 3 + t का पावर 50। बहुपद में प्रत्येक पद में अलग अलग चर x, y और t है ना? जितने भी पद हैं हमारे x, y और t, ये हमारा 3 पद है। 3 पदों में सब में अलग अलग हमारा वेरिएबल्स है,
और सभी चरों की घात क्या है? पूर्ण संख्या है। सभी चरों की घात क्या है? पूर्ण संख्या। इसीलिए ये एक बहुपद तो है, लेकिन 3 चरों में एक बहुपद है, ये एक चर में बहुपद नहीं है। यदि ये इस टाइप का क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता है तो हम लोग को नहीं छोड़ना है। एक और सेकेंड बात कि इसको लैंग्वेज की ओर से अच्छे से लिखना है, ठीक है, कि कारण के साथ लिखना है और है या नहीं है किस तरह, और समझना भी अच्छे से है ना, कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होता है और नहीं होता है। तो हम लोग उस वक्त कॉन्सेप्ट्स में भी देखें कि यदि कोई भी चर यानी कि वेरिएबल का पावर नेगेटिव में रहा या बट्टे में रहा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी चर हैं, उसका घातांक यानी कि उसका एक्सपोनेंट हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर ही होना चाहिए, हमेशा होल नंबर्स ही होना चाहिए। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, कोफिशिएंट। हम लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखने बोल रहा है, तो जितने भी यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे हैं, आई मीन 1 2 3 4, ये जितने भी एक्सप्रेशंस है इसमें से हम लोग को क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें से हमारा 2 है, एक्स स्क्वायर हमारा ये रहा और एक्स रहा, तो इसमें बस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, बस हमारा एक्स स्क्वायर। तो इस पद में भी एक्स स्क्वायर है, इस पद में भी एक्स स्क्वायर है और इस पद में भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन इस पद में हमारा ये एक्सप्रेशंस में हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग सब में देखते हैं कि किसका किसका क्या है एक्चुअली में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि हर एक चर का एक कोफिशिएंट होता है, एक अचर कोफिशिएंट होता है, तो वही हम लोग को ज्ञात करने बोल रहा है। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या है? +1 है, इसका +1 है। कैसे है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये 1 है, यानी कि +1 को 1 भी हम लोग लिखते हैं, 1 है। अब ये इस प्रकार है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर हमारा है तो 1 × एक्स स्क्वायर हमारा है, तो ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है और ये हमारा वेरिएबल्स है। तो हर एक चर का एक कोफिशिएंट होता है, तो कोफिशिएंट हमारा इसमें क्या है? 1 है, इसीलिए हमारा 1 यहाँ पर क्या है? इसका कोफिशिएंट, गुणांक जिसको हम लोग बोलते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा? 1 है। अब सेकेंड क्वेश्चन नंबर में हम लोग देखते हैं, इसका क्या है कोफिशिएंट? -1। एक्स स्क्वायर का हम लोग का कोफिशिएंट क्या है? -1। क्यों? क्योंकि माइनस के साथ हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो -1 हमारा है, -x स्क्वायर है, तो -1 × एक्स स्क्वायर हमारा है, राइट है। तो हमारा ये क्या है? कोफिशिएंट है। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा? गुणांक क्या है हमारा? -1 है, तो हमारा ये -1 आंसर रहा। क्वेश्चन में हमारा इसी प्रकार आएगा कि इसमें से बताइए कि इसका गुणांक क्या है। आई मीन एक्स स्क्वायर एक एक्सप्रेशन दे देगा और बोलेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। यदि कुछ रहा, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर रहा, पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो हम लोग तुरंत बता देंगे 2 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2 है। अब वही पूछेगा फिर से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ठीक है, 10x स्क्वायर है। अब इसमें पूछेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 10 है। इज दैट क्लियर? अब यदि कोई पूछता है 5x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो 5 है। ठीक उसी प्रकार हम लोग वही कर रहे हैं, हर एक एक्सप्रेशंस में, हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बहुपद में एक पद को दे दिया गया है एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी का कोफिशिएंट हम लोग बार बार बता रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का इस पद में क्या है? तो -1 है। इसमें क्या था? तो 1 था। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, आई मीन गुणांक क्या है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि π/2 है। क्या है? π/2 है। क्यों है? क्योंकि हम लोग को पता है π/2 एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक पूछ रहा है, तो हमारा तो यही है ना टर्म, तो ये टर्म क्या है हमारा? π/2। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं इसका कोफिशिएंट ये रहा हमारा। इज दैट क्लियर? अब इसमें तो एक्स स्क्वायर नहीं है, वही इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होगा? तो इसका कोफिशिएंट 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर दिया है, पूछ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं। लेकिन ऐसा तो हो सकता है 0 × एक्स स्क्वायर, यानी कि 0 से कोई भी संख्या या फिर कोई भी चर अचर गुना होता है तो वो हमारा 0 ही होता है। 0 लिखना न लिखना कोई तो है नहीं, तो यहाँ पे वही हाइड किया गया है कि 0 नहीं है। लेकिन एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पे ले सकते हैं इसको कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा? 0 है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 0। इज दैट क्लियर? तो ये भली बात ही मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं इस क्वेश्चंस को, बहुत ही इजी है। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको सॉल्व कर दिया गया है। और यदि आप इसको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है किसी का भी गुणांक
कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, कोई भी बहुपद में, कोई भी पद का यदि आपको किसी का गुणांक पूछ रहा है तो आप बस उसके अगल बगल देखिए, यदि नहीं है तो वो 0 होगा, यदि है और आपको पता नहीं चल रहा तो 1 होगा, क्योंकि किसी भी फॉर एग्जांपल यहीं पे एक्स स्क्वायर में कोई भी आपको कोफिशिएंट दिख नहीं रहा है, लेकिन 1 आपका हाइड है। और यदि प्रेजेंट रहा, फॉर एग्जांपल π/2 यहाँ पे हमारा प्रेजेंट था, तो भी हमारा ये तो दिख ही रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणनक हमारा कोफिशिएंट हमारा π/2 रहा, राइट। लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर तो आपका नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या हमारा 0 है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब यहाँ पे टर्म एक आ रहा है द्विपद और एक पदी घात, है ना। एक पदी क्या होता है और द्विपदी क्या होता है। हम लोग कॉन्सेप्ट में देखें कि एक पदी क्या होता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जितने भी पद हैं, मीन जितने भी बहुपद में जितने भी पद हैं उसी के अकॉर्डिंग कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने पद होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका नामांकन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक ही पद है तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, एक पदी। हम क्योंकि इसमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या है, एक ही पद है। अब दो पद क्या होते हैं, दो पद फॉर एग्जांपल 5 का पावर 50 प्लस 6 का पावर 2 और प्लस हमारा 5 है, तो इसमें क्या हमारा 3 पद है, एक पद, दो पद, 3 पद, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदी। इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। और वही दो पद वाले को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, 5x² प्लस 5, तो हमारा क्या है, इसमें 2 ही पद है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपद बहुपद। तो पद के हिसाब से भी क्या बोलते हैं, इसका नामांकन किया गया है। इज दैट ओके। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। और ये घात क्या है, 35 घात, ये हमारा 5 घात है यहाँ पे, और इसमें 50 घात है और इसमें 2 घात है, तो ये बोल रहा है 35 घात के द्विपद बहुपद लिखने के लिए। तो 35 घात का द्विपद बहुपद हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, कोई भी एक टर्म या कुछ भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, मैं अपने अकॉर्डिंग ये लिया हूँ, आप इसे भी ले सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी एक अचर में आप उसका घात लिख दीजिए और कोई भी नंबर से गुणनांक कर दीजिए, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एक पद और बढ़ा दीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, द्विपद हो गया। ये हमारा क्या है, द्विपद है, हमारा द्विपद बहुपद ये है। द्विपद में हमारा क्या है, 3y का घातांक 35 माइनस 6। ओके, अब सेकेंड हमारा क्या बोला है, 100 घात के, ये हमारा घात क्या है, 35, ये 35 ही बोला तो 35 हमारा है। अब 100 घात का एक पदी मीन्स एक ही लिखना है ना, तो हमारा 100 घात का ये यही हो गया आपका 5x 100 मीन्स 5 का x का एक्सपोनेंट मीन्स पावर क्या है, 100 है, घात क्या है, 100 है। ओके, तो ये हमारा एक पद में आ गया, ये एक पदी बहुपद कहलाया और ये हमारा द्विपदी बहुपद कहलाया। तो एग्जाम्पल हमारा यही रहा, है ना। तो हम लोग आंसर भी कर लिए इसका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हमारा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात यहाँ पूछ रहा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, जो कि हम लोग पिछले वीडियोस में हम लोग कॉन्सेप्ट्स में देखे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी एक पॉलिनोमियल, कोई भी एक बहुपद में मैक्सिमम घात जो भी उस पॉलिनोमियल का होता है वही उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, वही उसका बहुपद की घात कहलाता है। ओके, तो इस बहुपद में सबसे ज़्यादा पावर वाला टर्म पावर वाला पद कौन सा है, हमारा 5x³ है। तो 5x³ है तो हमारा 3 इस बहुपद की घात कहलाया, मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा ये 3 है। ओके, तो इसी प्रकार हम लोग आंसर करते जाएंगे, बहुत ही ईजी है इसका, है ना, सब कुछ ईजी है, बस इसको आपको लिख देना है कि इसमें क्या है, 3 है हमारा। 3 कैसे वो पता चल गया कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में मैक्सिमम जो पावर है पद का, कोई भी चर का, तो ये हमारा 3 ही है, 2 से भी ज़्यादा बड़ा 3 है और यहाँ पे 1 से भी बड़ा 3 है, तो उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो 3 है तो हमारा यहाँ 3 हमारा ये आंसर हो गया। ओके, अब इस पद में सबसे ज़्यादा कौन सा है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारा 2 हमारा है, जो कि घातांक सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा बहुपद की घात कहला गया। ये हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, इसमें 2 है। अब इसमें क्या है, इसमें हमारा 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इसमें 1 है। इसमें क्या है, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या है, 0 है, कुछ भी हो सकता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल या हुआ होगा 3 × x का पावर 0, जिसमें हमारा x का पावर 0 = 1 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कोई भी चर अचर का पावर यदि 0 रहा तो हमारा क्या होगा, उसका संख्या 1 ही होगा। 2 का भी पावर यदि 0 रहा तो हमारा 1 ही होगा। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा कुछ भी होगा, लेकिन हम लोग मान लेते हैं यही कि हमारा मैक्सिमम घातांक इसमें क्या है,
3 का मैक्सिमम घातांक क्या होता है, 0 है। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, बहुपद की घात इसमें 0 है। तो इस एक्सप्रेशंस में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, 3 है। बहुपद की घात क्या है, 3 है। इसमें क्या है, वाई स्क्वायर यानी कि वाई 2 है। मैक्सिमम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, 2 है। इसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, 1 है। इसमें क्या है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 0 है। तो ये हमारी बहुपद की घात किस तरह लिखना है, किस तरह आइडेंटिफाई करना है, पता चल गया कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यदि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया तो ठीक हूबहू इसी तरह हम लोग को लिख देना है। ओके, इसमें कोई तरह का कोई डिस्क्रिप्शंस लिखना नहीं है, कोई तरह का कुछ लैंग्वेजेस लिखना नहीं है। बस आपको आएगा भी तो 1-2 नंबर का ही क्वेश्चन इसमें आएगा कि इस बहुपद में बताइए कि बहुपद की घात क्या है। तो हम लोग को बहुपद की घात निकालना बहुत ही सिंपल है। बस उस बहुपद में सबसे मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट होगा, मैक्सिमम जो घात होगा, उसी को उठा के आप लिख दीजिए, वही बहुपद की घात कहलाती है। इज दैट क्लियर। तो ये हम लोग समझ गए यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़े कि बहुपद बहुत तरह के होते हैं, जिसमें रैखिक भी कहलाते हैं, द्विघाती भी कहलाते हैं और त्रिघाती भी कहलाते हैं। अब द्विघाती, त्रिघाती और रैखिक क्या होता है हम लोग को पता है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में उसके पावर पे डिपेंड करता है कि वो बहुपद क्या कहला रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि 2 रहा तो द्विघाती कहलाएगा, है ना, द्विघाती बहुपद है वो। और यदि 1 ही रहा तो वो रैखिक कहलाता है। यदि 3 रहा तो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो ये घात पे डिपेंड करना, एक्सपोनेंट पे डिपेंड करता है आपका। ओके, तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको लैंग्वेज की तरफ से हम लोग इस प्रकार कुछ लिखेंगे। ओके, कि ये द्विघात बहुपद है। क्यों द्विघात बहुपद है, क्योंकि हमारा इसका मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट वो क्या है, 2 है। इसीलिए हम लोग को इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। और इसमें चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बहुपद में अधिकतम घात क्या है, 2 होती है। कुछ इस प्रकार हम लोग लिख देंगे वहाँ पे लैंग्वेज में, ताकि कोई ये ना समझे कि आखिर ये कैसे लिख दिया द्विघाती बहुपद। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करके हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे कि चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये जो हमारा पद है, बहुपद है, इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह दिए, द्विघात बहुपद कह दिए। ठीक है, टीचर भी खुश, नंबर देने वाला भी खुश और आपका भी सेटिस्फैक्शन कि हाँ हमने अच्छे से लिखा। इज दैट क्लियर। तो हम लोग लैंग्वेज की ओर से अच्छे से लिखना है। कॉन्सेप्ट समझ में यदि हम लोग को आता है तो लैंग्वेज लिखने में कुछ भी नहीं है, उसको और अच्छे से सुंदर तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सो हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझे ही हैं अच्छे से। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से भी हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को रिवीजन भी कर रहे हैं और इन्जॉय करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या हमारा है, x माइनस एक्स का पावर 3 है। तो ये 3 हमारा है, तो 3 वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिघाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिघाती, यानी कि 3 है तो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है, त्रिघाती बहुपद है। और इसको हम लोग किस प्रकार फिर लिखेंगे, चूंकि x माइनस एक्स क्यूब बहुपद में अधिकतम 3 घात है, इसीलिए हम लोग इसको त्रिघाती बहुपद कह लेंगे। अब इसमें क्या है, हमारा मैक्सिमम घात क्या है, 2 है, फिर से हमारा द्विघाती बहुपद कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है, द्विघाती बहुपद। अब ये कैसे कहलाया द्विघाती बहुपद, क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 बहुपद में अधिकतम घात क्या है, 2 है। अधिकतम घात क्या हमारा, 2 है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह दिए, द्विघाती बहुपद। अब 1 प्लस एक्स, अब 1 प्लस एक्स में हमारा मैक्सिमम घात क्या है, मैक्सिमम घात इसका क्या है, 1 प्लस एक्स में मैक्सिमम घात 1 है। तो इसको हम लोग रैखिक बोलेंगे। क्या इसको हम लोग बोलेंगे, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में मैक्सिमम यदि 1 घात हो तो उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, है ना। तो इसमें मैक्सिमम क्या है, 1 ही घात है, इसीलिए हम लोग इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लैंग्वेज की ओर से हम लोग लिखेंगे चूंकि 1 प्लस एक्स बहुपद में अधिकतम 1 घात है। इज दैट क्लियर। अब इसमें भी क्या है, ये भी हमारा रैखिक है। क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात क्या है, 1 ही है ना, हमारा 1 ही है, इसीलिए हम लोग इसको भी रैखिक बहुपद कहेंगे। और हमको लैंग्वेज में कुछ इस प्रकार फिर हम लोग को लिख देना है कि 3t बहुपद में, यानी कि 3t जो एक बहुपद है उसमें अधिकतम 1 घात ही है ना। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं r स्क्वायर। हमारा 2 है,
यानी कि एक्सपोनेंट 2 है, इसीलिए हमारा ये क्या हो गया, द्विघाती बहुपद है हो गया। अब इसको लैंग्वेज में लिखना है तो कुछ इस प्रकार, चूंकि आर स्क्वायर जो हमारा है, आर स्क्वायर बहुपद में अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह दिए, द्विघाती बहुपद कह दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम लोग का क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो मैक्सिमम पावर वाले को हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो इस बहुपद में हमारा मैक्सिमम 3 हमारा घात है, तो हम लोग इसको त्रिघाती बहुपद कह दिए। और इसको लैंग्वेज में कुछ इस प्रकार लिखना है, चूंकि 7x³ बहुपद में अधिकतम 3 घात है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह दिए, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो ये हमने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा, 2.1 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमको लगता है कि यदि कोई भी इसमें क्वेश्चंस आता है, यदि आप इसको रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, यदि आपने सही से देखा है वीडियोस को, और यदि आप इसको नोट्स बनाना चाहते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। एग्जाम जब आपका हो फिर से एक बार रिवीजन कर लें, वीडियो को भी देख सकते हैं, है ना। तो हमको नहीं लगता कि आपका एक भी मार्क्स छूटने वाला है, और इवन मार्क्स तो छोड़िए, कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलने वाले हैं आप, है ना। तो कॉन्सेप्ट मेन है, यदि कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ रहे हैं तो आपका लाइफ में 110% मैथमेटिक्स में पारंगत हो जाइएगा, है ना। कि मैथमेटिक्स में है कुछ नहीं, बस यदि कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं कितना ही बड़ा सवाल रहे या कितना कठिन क्वेश्चंस रहे, आप उसका हल तुरंत निकाल लेंगे, उसका सॉल्यूशन तुरंत खोज लेंगे। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट कहीं छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा है तो बिलीव मी, वो आपके लिए सही नहीं है, और कभी भी आप कोई भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, मैथमेटिक्स में खास करके। ओके, ये टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स इनके होते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके पीछे लगे कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, है ना। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद कॉन्सेप्ट ही सब कुछ होता है मैथमेटिक्स में, है ना, और आपका भविष्य बना सकता है। और रही बात मार्क्स लाने की, वो तो भाई कॉन्सेप्ट यदि रहा तो मार्क्स कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। मार्क्स 100 में 100 मैथमेटिक्स में आपका आएगा, है ना। और सब कुछ यदि सही रहा तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, आपको खुद अपने आप पे विश्वास नहीं होगा। इसीलिए मैथमेटिक्स में सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स देखिए और उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशंस का आप लोग हल देखिए, है ना। इसीलिए आप एक बार फिर से रिपीट कर लें, और यदि चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को रिप्ले करके देख लें। और क्या हो गया, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे फिर से 2.2 की, और सारे सॉल्यूशन उसका देखेंगे, सारे क्वेश्चंस का। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, और यदि आपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। ऑल ओवरऑल सैल्यूट मैन, एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, 2.2। ओके, थैंक यू क्लास।